हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू बायो टीचिंग पॉइंट। सो इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं मियोसिस सेल डिवीज़न के बारे में। ये जो हमारा लेक्चर है वो सेल डिवीज़न का पार्ट 3 लेक्चर है एंड जो पार्ट 1 एंड जो पार्ट 2 है वो आपको इस चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ओके, जिसमें कि हमने डिस्कस किया था, जो पार्ट 1 था हमारा सेल डिवीज़न का, जो पार्ट 1 लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया था कि सेल डिवीज़न क्या होता है, सेल साइकिल क्या होते हैं, या हम कह सकते हैं कि जो सेल डिवीज़न में जितने भी बेसिक पॉइंट होते हैं उसमें हमने सारा कवर किया था। एंड जो सेकंड जो पार्ट है उसमें हमने सारा माइटोसिस सेल डिवीज़न की प्रोसेस देखी थी कि ये किन सेल्स में होती है एंड उसमें कैसे कैसे हमारी सेल डिवाइड करती है, जो वेजिटेटिव सेल्स होती है। ओके, सो आज हम देखने वाले हैं मियोसिस सेल डिवीज़न कि मियोसिस सेल डिवीज़न किन सेल्स में पाई जाती है एंड इसकी जो सेल्स होती है वो कैसे कैसे डिवाइड करेगी। ओके, तो सबसे पहले जो पॉइंट है वो है मियोसिस सेल डिवीज़न किन सेल्स में पाई जाती हैं। तो जो हमारी मियोसिस सेल डिवीज़न की जो प्रोसेस होती है वो रिप्रोडक्टिव सेल्स में पाई जाती है। रिप्रोडक्टिव सेल्स क्या होती है? जो रिप्रोडक्शन में क्या करती है, पार्टिसिपेट करती है। ठीक है, यदि हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में जो मेल होता है उसकी जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होती है वो होती है स्पर्मेटोगोनियम। ओके, एंड यदि फीमेल की बात करें तो उसमें जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होती है वो होती है ओगोनियम। तो सबसे पहले स्पर्मेटोगोनियम सेल्स की बात कर लेते कि इसकी लोकेशन कहाँ पाई जाती है। ओके, तो माना ये हमारा क्या है, टेस्टिस है। ओके, तो टेस्टिस के अंदर 250 लोब्स पाए जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि जो टेस्टिस होते हैं उसके अंदर मिनिमम 250 तक के लोब्स पाए जाते हैं। तो यहाँ पे हम बहुत ही कम बनाएंगे क्योंकि इसमें उतनी जगह नहीं है, तो मैंने इसमें 3 लोब्स दिखा दिए हैं। एंड यदि हम एक लोब्स की बात करें, यहाँ पे एक लोब्स की बात, तो एक लोब्स में 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स पाई जाती है। 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स पाई जाती है। ओके, इतना ध्यान रखना है। एक टेस्टिस के अंदर 250 लोब्स पाए जाते हैं एंड एक लोब्स के अंदर, या हम कह सकते हैं कि प्रत्येक लोब्स के अंदर 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स पाई जाती है। ओके, एंड यदि हम यहाँ पे एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स की बात, क्योंकि हमने स्पर्मेटोगोनियम सेल्स की लोकेशन देखती है कहाँ है, क्योंकि स्पर्मेटोगोनियम जो सेल्स होती है वो हमारी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर ही स्थित होती है। तो एक लोब्स के अंदर 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, तो यहाँ पे हम एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स को डिस्कस करेंगे। तो ये हमारी क्या है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है। एंड इसकी जो लेयर है इसके अंदर की ओर हमारी क्या होती है, सेल्स होती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, सर्टोली सेल्स, जो कि किसके अंदर होती है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर। तो ये हमारी क्या है, सर्टोली सेल्स है। ओके, एंड इसके बीच बीच में सर्टोली सेल्स, ये हमारी क्या है, सर्टोली सेल्स है। ये किसके किसके अराउंड है, ये है हमारी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अराउंड। ठीक है, अंदर की ओर धंसी हुई है। तो ये हमारी सर्टोली सेल्स हैं। एंड जो इसके बीच बीच में जो सेल्स होती हैं, इसके बीच बीच में जो सेल्स होती है इन्हें कहते हैं हम स्पर्मेटोगोनियम सेल्स। ओके, तो यही होती है हमारी स्पर्मेटोगोनियम सेल्स, जो क्या करती है, मियोसिस सेल डिवीजन करके हमारे बाद में क्या करती है, 4 सेल में डिवाइड हो जाती है, स्पर्म का फॉर्मेशन करता है। ओके, एंड यदि हम देखें, यदि हम फीमेल की ओगोनियम सेल्स की बात करें, इसकी लोकेशन देखें तो वो कहाँ होती है, ओवरी में, फीमेल की ओवरी में। तो ये हमने ओवरी बना दी। एंड इसमें 2 पार्ट होते हैं, 2 रीजन होते हैं। एक होता है मेडुलरी रीजन, मेडुला वाला रीजन, एंड एक होता है कॉर्टेक्स वाला रीजन। ठीक है, एंड इसको जो सेल कवर करने वाली है उसे कहते हैं हम जर्मिनल एपिथेलियल सेल। मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो हमारी ओवरी को जो कवर करने वाली सेल है उसे कहते हैं जर्मिनल एपिथेलियल सेल। ओके, एंड जो जर्मिनल एपिथेलियल सेल होती है यही डिफरेंशिएशन होकर के हमारी क्या बनाती है, उगोनियम सेल का फॉर्मेशन करती है। क्या करती है, उगोनियम सेल्स का फॉर्मेशन करती है। कौन, जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स। ओके, यहाँ पे समझ में आ गए। तो सबसे पहले अगर स्पर्मेटोगोनियम एंड उगोनियम सेल्स की बात करें तो ये होती है हमारी डिप्लॉइड। क्या होती हैं, डिप्लॉइड, दोनों ही डिप्लॉइड होती है। ओके, दोनों ही क्या होती है, डिप्लॉइड होती है। डिप्लॉइड मतलब हो गए इसमें कितने क्रोमोजोम होंगे, इसके ये जो सेल्स होंगी इनके अंदर होते हैं हमारी 46 क्रोमोजोम नंबर। ठीक है, 46 क्या होते हैं, क्रोमोजोम होते हैं। ओके, यहाँ पे जो एन दर्शा रखा है ये है नंबर ऑफ क्रोमोजोम। तो हमारी सेल्स के अंदर जो हमारे क्रोमोजोम का जो पेयर होते हैं वो कितने होते हैं, 23 पेयर होते हैं। एंड यदि 2 × 23 करें तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 46।
क्या कितना आ जाएगा 46। तो डिप्लॉइड जो सेल्स होती है उनके अंदर जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो होते हैं 46। ओके, यहाँ पे आपको समझ आ गया। यदि हम यहाँ पे दूसरे पॉइंट की बात करें कि हमारे यूनिवर्स में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जितने भी सजीव जीव होते हैं, उनकी जो बॉडी होती है वो डिफरेंट डिफरेंट सेल्स से मिलकर बनी होती है। वो जो सारी सेल्स होती हैं वो कैसी होती हैं हमारी, डिप्लॉइड होती है। कैसी होती है, 2n डिप्लॉइड होती है। मतलब इसमें क्रोमोसोम नंबर कितने होंगे, 46। लेकिन दो सेल को छोड़कर, स्पर्म एंड ओवम को छोड़कर सारी सेल्स कैसे होती है, डिप्लॉइड होती है। एंड जो स्पर्म एंड ओवम होती है वो कैसी होती है, हैप्लॉइड, मतलब एन होती है। ठीक है, कैसी होती है, एन। तो इसमें क्रोमोसोम नंबर कितने होंगे, 23। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो हमारी बॉडी में जो जितने भी सेल्स होती है सारी डिप्लॉइड होती है। एंड स्पर्म एंड ओवम को छोड़कर सारी सेल्स कैसे होती है, डिप्लॉइड। एंड स्पर्म एंड ओवम कैसे होती है, हैप्लॉइड। ओके, सो यहाँ पे हम अब मियोसिस डिवीज़न की डेफिनेशन की बात कर लेते हैं कि मियोसिस डिवीज़न होता क्या है। मियोसिस इज़ द स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ सेल डिवीज़न इन विच नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज रिड्यूस टू हाफ। मतलब इसमें क्या होता है कि मियोसिस डिवीज़न जो होती है वो स्पेशल टाइप की सेल डिवीज़न होती है, जिसमें क्या होते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं, रिड्यूस या हाफ हो जाते हैं। मतलब हम यहाँ पे डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं। माना ये क्या हमारी पेरेंट सेल है, तो पेरेंट सेल कौन हो सकती है, रिप्रोडक्टिव सेल्स हो सकती है। या तो ये स्पर्मेटोगोनियम हो सकती है या तो ये ओगोनियम सेल्स हो सकती है, आप जिसको भी मानो। ओके, तो ये क्या होती है, डिप्लॉइड होती है, 2n होती है। मतलब इसमें जो क्रोमोसोम नंबर होंगे वो कितने होंगे, 46। यदि ये सेल मियोसिस डिवीजन के थ्रू क्या करती है, डिवाइड करती है खुद को, तो ये क्या करेगी, 4 सेल का फॉर्मेशन कर लेगी। ठीक है, 4 सेल का फॉर्मेशन कर लेगी। एंड जो इसमें जो डॉटर सेल बनेगी, ये सारी सेल क्या बनी, डॉटर सेल। ये सारी सेल्स क्या बनी, डॉटर सेल। एंड जो इसमें डॉटर पेरेंट सेल से जो डॉटर सेल बनी ये कैसी होगी, हैप्लॉइड। ये कैसी होगी, हैप्लॉइड। मतलब इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं। माना यहाँ पे 2n है, डिप्लॉइड में क्या होता है, 2n। लेकिन जो इसकी डॉटर हो जाएगी, डॉटर सेल बनेगी, वो कैसी होगी, n होगी। क्या होगी, n, मतलब हैप्लॉइड होगी। तो इसमें 46 क्रोमोसोम है। तो इसमें कैसे डॉटर सेल में कितने क्रोमोसोम, प्रत्येक जो डॉटर सेल होगी, जो 4 डॉटर सेल बनेगी, उन प्रत्येक सेल्स में कितने क्रोमोसोम होंगे, 23 क्रोमोसोम नंबर होंगे। ओके, यहाँ पे समझ आ गया आपको। यहाँ पे यदि हम सेकंड पॉइंट की बात करें, मियोसिस इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो हमारी मियोसिस सेल डिवीजन की जो प्रोसेस होती है वो 2 इवेंट्स में होती है। एक मियोसिस फर्स्ट में होगी, एक मियोसिस सेकंड में होगी। मतलब जो हमारी यहाँ पे सेल डिवाइड करेगी, जो रिप्रोडक्टिव सेल्स डिवाइड करेगी, उसमें सबसे पहले हमारी मियोसिस फर्स्ट चलेगी, फिर मियोसिस सेकंड चलेगी। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कैसे कैसे होगा। तो माना यहाँ पे क्या है, हमारी ये पेरेंट सेल है। ओके, कोई रिप्रोडक्टिव सेल से जो हमारी बॉडी में पहले से ही स्थित है। ओके, तो ये हमारी क्या है, स्पर्मेटोगोनियम सेल से या ओगोनियम सेल से। ये कैसी होगी, डिप्लॉइड, 2n होगी। ओके, एंड इसने जब क्या किया, हमारा मियोसिस फर्स्ट किया। सबसे पहले ये क्या करेगी, मियोसिस फर्स्ट। ठीक है, वैसे तो सबसे पहले क्या करेगी, सेल क्या करती है, प्रिपरेशन होती है। इंटरफेज में क्या क्या होती है, सेल तैयार होती है, फिर जाके वो मियोसिस फर्स्ट में इंटर करेगी। आगे हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले इसमें मियोसिस फर्स्ट चलेगा, जिसके दौरान क्या हो जाता है, 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, मियोसिस फर्स्ट में क्या हो जाता है, जो पेरेंट सेल होती है उससे 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके, जो डॉटर सेल होगी इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होंगे, हाफ। इसमें भी n हो जाएगा, इसमें भी n। n का मतलब ये है 23 क्रोमोसोम नंबर, 2n का मतलब ये है 46 क्रोमोसोम नंबर। ओके, अब इन दो डॉटर सेल में क्या चलेगी, मियोसिस सेकंड। क्या चलेगी, मियोसिस सेकंड। तो जब मियोसिस सेकंड चलेगी तो ये भी क्या करेगी, ये 2 सेल का फॉर्मेशन करेगी। एंड ये भी क्या करेगी, 2 सेल का फॉर्मेशन करेगी। तो इन दोनों ने 2 सेल का फॉर्मेशन किया। तो इसमें कितनी डॉटर सेल बनेगी, 4 डॉटर सेल बनेगी। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो मियोसिस जो डिवीजन होते हैं उसमें जो एक पेरेंट सेल से 4 डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो गई, ये 4 डॉटर सेल। इसमें जो क्रोमोसोम होंगे इसमें कितने हैं, n है। ओके, ये जो सेल बनी हमारी ये क्या है, nn है।
तो इसमें जो इसकी जो इसने जो 2 डॉटर सेल बनाई एंड इसने जो 2 डॉटर सेल बनाई, इसमें भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसमें कैसे चले जाएंगे, सेम चले जाएंगे। मतलब ये वाली डॉटर सेल जो हमारी ये एन है, तो इसने भी 2 डॉटर सेल एन वाली हैप्लोइड बनाई एंड इस वाली सेल ने भी 2 डॉटर सेल हैप्लोइड बनाई। ठीक है, तो यहाँ पे ये पॉइंट है कि जो मियोसिस फर्स्ट डिवीजन होती है, जो मियोसिस फर्स्ट होती है, इसे हम रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। रिडक्शनल डिवीजन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ चले जाते हैं। मतलब जो पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल बनी तो उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ चले गए। ठीक है, एंड जो मियोसिस सेकंड होती है इसे हम क्या कहते हैं, इक्विटेशनल डिवीजन कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो सेम चले जाते हैं। क्योंकि जो मियोसिस फर्स्ट के दौरान जो 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन हुआ, इसमें क्या हुआ, हमारा मियोसिस सेकंड चली और मियोसिस सेकंड में जो डॉटर सेल बनी, 4 डॉटर सेल बनी, इसमें क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम चले, इसमें भी एन, इसमें भी एन, इसमें भी एन एंड इसमें भी एन। मतलब जिससे ये डिवाइड हो रही है, ये इसकी जो ये वाली पेरेंट सेल है ये एन है, इसकी भी एन है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, 4 डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा लास्ट में मियोसिस सेकंड के दौरान। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, मियोसिस सेकंड को क्या कहते हैं, इक्विटेशनल डिवीजन कहते हैं। मतलब इसमें जो डिवीजन होते हैं माइटोसिस डिवीजन की तरह होता है। क्योंकि माइटोसिस में भी क्या होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम चले जाते हैं। नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ कब हो रहे, जब मियोसिस फर्स्ट चल रही है हमारी। ठीक है, जब हमारी मियोसिस फर्स्ट हो रही है तब जाके हमारे नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो रहे हैं, हाफ हो रहे हैं। ओके, सो हम अब इसमें मियोसिस डिवीज़न की डिस्कवरी की बात कर लेते हैं कि इसकी डिस्कवरी सबसे पहले किसने की एंड इसका जो टर्म यूज़ किया था वो किसने किया। तो सबसे पहले इसको किसने देखा, वो देखा था हमारे ऑस्कर हार्टविग ने 1876 में। और ये इसने किस में देखा था, सी अर्चिन के एग में। ठीक है, मियोसिस की डिवीज़न की प्रोसेस। ओके, एंड जो सेकंड साइंटिस्ट है वो है हमारे वैन वेंडेन एंड इसने एस्केरिस में देखा था। एस्केरिस को हम राउंड ओर में भी कहते हैं एंड जो ये आता है ये फाइलम निमेटोडा में आता है एस्केरिस। एंड जो सी अर्चिन है ये इकाइनोडर्म में आता है। ओके, एंड जो इसका टर्म यूज़ किया था वो किया था फार्मर एंड मुर्रे ने। ओके, ये आपके एमसीक्यू बेसिस के क्वेश्चन है। ठीक है, दूसरा जो पॉइंट है वो है वाई वी नीड मियोसिस डिवीज़न। मतलब जो मियोसिस डिवीज़न है इसकी ज़रूरत हमें पड़ी क्यों, मतलब क्या मियोसिस डिवीज़न करना ज़रूरी है। अब जैसे हमारी जो रिप्रोडक्टिव सेल्स है उनमें क्या हम माइटोसिस डिवीज़न नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैं डायग्राम के थ्रू दिखा सकती हूँ कि हमारे लिए मियोसिस डिवीज़न क्यों ज़रूरी है। तो इसको आप ध्यान से देखिए और ध्यान से समझिए कि इसमें हो क्या रहा है, क्योंकि ये वाला पॉइंट आपको कोई नहीं बताने वाला। ओके, तो यहाँ पे क्या है, माना ये कि हमारी कोई स्पर्मेटोगोनियम सेल्स है या ये क्या हमारी ओगोनियम सेल्स है, दोनों में हम क्या देखेंगे, मियोसिस या सबसे पहले माइटोसिस देखेंगे कि माइटोसिस के जब इसमें माइटोसिस होगी तो आखिर हमारा होगा क्या, एंड जब मियोसिस होगी तो मतलब होगा क्या, इसमें क्या डिफरेंट है। तो सबसे पहले ये जो स्पर्मेटोगोनियम होती है ये क्या होती है, 2n होगी। ठीक है, क्योंकि हम रिप्रोडक्टिव सेल्स में ये एग्जाम्पल देख रहे हैं। एंड ये क्या हमारा ओगोनियम सेल्स है एंड ये भी क्या होती है, डिप्लॉइड होती है, 2n होती है। अगर इसमें हम माइटोसिस डिवीज़न करते हैं, यदि हम इसमें माइटोसिस डिवीज़न करते हैं, माइटोसिस डिवीज़न इसमें भी हम क्या करते हैं, माइटोसिस डिवीज़न करते हैं। ठीक है, तो जो हमारी सेल्स बनेगी वो 2 सेल्स बनेगी, 2 डॉटर सेल्स में बनेगी, 2 डॉटर सेल्स बनेगी, ये भी 2 डॉटर सेल्स बनेगी। ठीक है, तो 2 डॉटर सेल्स जो बनेगी, क्योंकि माइटोसिस डिवीज़न के जिस समय माइटोसिस डिवीज़न होता है तो उसमें क्या होते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं, सेम चले जाते हैं, किसमें, डॉटर सेल में। तो इसमें भी 2n चलेगा एंड इसमें भी 2n चलेगा, इसमें भी 2n चलेगा एंड इसमें भी 2n चलेगा। अब देखो, अब इसने क्या बनाई, ये क्या हमारे स्पर्म है, स्पर्मेटो। अब माइटोसिस डिवीज़न की आगे तो प्रोसेस होगी नहीं, क्योंकि माइटोसिस डिवीज़न जो एक ही इवेंट्स में होती है। ओके, तो इसने स्पर्म बनाया, स्पर्मेटोगोनियम से जो सेल्स बनी, जो डॉटर सेल्स बनी वो क्या हुई, स्पर्म हुई। एंड जो ओगोनियम सेल्स से जो सेल बनी ये क्या हुई, हमारी ओवम। अब ये दोनों एक स्पर्म क्या करेगा, एक ओवम से क्या करेगा, फर्टिलाइजेशन करेगा एंड ये क्या बन गया हमारा जाइगोट, ये क्या बन गया, जाइगोट। लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं, 2n है, मतलब डिप्लॉइड 46 है, इसमें भी कितने हैं, 46।
तो 46 पेरेंट से मतलब मेल से आए एंड 46 फीमेल से आएगी। तो हमारा जो जाइगोट बनेगा वो कितना हुआ है, उसमें जो क्रोमोसोम नंबर कितने हो जाएंगे, 4n हो जाएंगे। मतलब इसमें 92 क्रोमोसोम हो जाएंगे, 92। लेकिन जो हमारा जाइगोट होता है वो कैसा होता है, डिप्लॉइड होता है। यदि उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम बढ़ जाएंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, म्यूटेशन हो जाएगा, प्रॉब्लम्स आ जाएगी। जो हमारी प्रोजेनी का फॉर्मेशन होगा उसमें क्या हो जाएगा, उसमें क्या हो जाएगा, म्यूटेशन आएगा, उसमें प्रॉब्लम्स आ जाएगी। इसीलिए हम क्या करते हैं, इसीलिए हम क्या करते हैं, जो हमारी रिप्रोडक्टिव सेल्स होती है उसमें क्या करते हैं, हम मियोसिस डिवीजन करते हैं, मियोसिस डिवीजन। एंड मियोसिस डिवीजन ये क्या है, 2n है, एंड ये भी क्या है, 2n है। ओके, एंड इससे जो सेल का फॉर्मेशन होगा, 4 सेल का फॉर्मेशन होगा, एंड 4 सेल जो सारी सेल बनेगी ये एन हैप्लोइड बनेगी, क्योंकि मियोसिस के दौरान नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ चले जाते हैं, किसमें, डॉटर सेल में। ठीक है, तो इसमें भी 4 सेल का फॉर्मेशन कर दिया। तो ये हमारे ओवम की सेल बनी, ये हमारी स्पर्म की सेल बनी, और इसमें भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या है, एन है, क्योंकि हम क्या देख रहे हैं, मियोसिस डिवीजन देख रहे हैं। पहले हमने माइटोसिस की, और माइटोसिस के दौरान हमारी क्या हुई, जो जाइगोट बना उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो गए, बहुत ज़्यादा बढ़ गई, जिसके कारण हमारी जो जाइगोट है उसमें प्रॉब्लम्स आ सकती है। जो होने वाला जो बच्चा है वो क्या हो जाएगा, वो या तो होगा ही नहीं, या फिर उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होगी। ओके, तो ये भी क्या होगी, ये भी क्या होगा, एन होगा, मतलब हैप्लोइड होगा। तो एक स्पर्म का हैप्लोइड एक ओवम का हैप्लोइड जब फ्यूज़न करेगा, फर्टिलाइजेशन करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। एंड जो जाइगोट, तो एन यहाँ से आ रहा है, एन मेल से आएगा, एन फीमेल से आएगा, तो कितना बन रहा है यहाँ पे, 2n बन रहे हैं, 2n। जो कि हमारी जो जाइगोट होते हैं वो किस स्टेज में रहती है, डिप्लॉइड स्टेज में होता है। ओके, इसीलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, मियोसिस डिवीजन की प्रोसेस करते हैं, किसमें, रिप्रोडक्टिव सेल्स में। ओके, इसीलिए रिप्रोडक्टिव सेल्स में मियोसिस डिवीजन की प्रोसेस ज़रूरी है, क्योंकि हमारा जो जाइगोट होता है वो डिप्लॉइड होता है, डिप्लॉइड स्टेज में होता है। ओके, अगला जो पॉइंट है इसमें वो है मियोसिस सेल डिवीजन की फेजेस, मियोसिस सेल डिवीजन की फेजेस। मतलब मियोसिस डिवीजन के थ्रू जो सेल डिवाइड करने वाली, रिप्रोडक्टिव सेल डिवाइड करने वाली है, उसमें क्या क्या फेजेस आने वाली हैं। तो इसमें हम थोड़ा सी ओवरव्यू देख लेते हैं पीछे वाला। तो माने बात यहाँ पे क्या, हमारी ये क्या है, रिप्रोडक्टिव सेल से इसमें क्या चलेगी, मियोसिस सेल डिवीजन चलेगी। तो सबसे पहले जो सेल, जो हमारी ये सेल है, ये किस में, पहले जो सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन ये 2 फेजेस में डिवाइड होता है, एक होता है इंटरफेज, एक होता है एम फेज। तो इंटरफेज को हम प्रिपरेशन फेज भी कहते हैं, एंड एम फेज को हम क्या कहते हैं, एक्चुअल फेज भी कहते हैं। प्रिपरेशन फेज या इंटरफेज में क्या करती है सेल, खुद को क्या करती है, तैयार करती है, प्रिपेयर करती है, किसके लिए, सेल डिवाइड करने के लिए। तो ये जो इंटरफेज होता है या प्रिपरेशन फेज होता है, इसे 3 फेजेस में डिवाइड किया गया है। एक होता है एस फेज, एंड सॉरी सबसे पहले होता है G1 फेज, फिर एस फेज, फिर G2 फेज। इसमें सारे क्या करती हैं, जो सेल होती है उसको जो जो चीज़ें उसको सेल डिवाइड होने के लिए चाहिए होती हैं वो सारी वो प्रिपरेशन फेज में कर लेती हैं। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने इसमें ये जो इंटरफेज है ये मैंने पार्ट 2 लेक्चर में सारा कंप्लीट कर चुकी हूँ। ठीक है, आप उसमें देख सकते हैं कि कैसे कैसे हमारी इंटरफेज में जो फेजेस होती है वो कैसे कैसे डिवाइड करती है। ओके, अब हम आते हैं एम फेज में। एम फेज में क्या चलती है हमारी, मियोसिस डिवीजन, मतलब मियोसिस डिवीजन चलती है। तो इसमें क्या होता है, एम फेज को सबसे पहले 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में क्या होता है, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, एंड साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। ओके, मतलब एम फेज को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, पहले कैरियोकाइनेसिस एंड फिर साइटोकाइनेसिस। ठीक है, कैरियोकाइनेसिस को हम 2 इवेंट्स में डिवाइड करते हैं, एक होता है मियोसिस फर्स्ट, एक होता है मियोसिस फर्स्ट, एंड एक होता है मियोसिस सेकंड। ठीक, मियोसिस फर्स्ट की जितनी भी फेजेज, मियोसिस फर्स्ट को 4 फेजेज में डिवाइड किया गया है। एक होता है प्रोफेज फर्स्ट, एक होता है मेटाफेज फर्स्ट, एक होता है एनाफेज फर्स्ट, एंड एक होता है टीलोफेज फर्स्ट। ओके, तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट नहीं लिख रहा, तो आप समझ लें यहाँ पे प्रोफेज फर्स्ट है, मेटाफेज फर्स्ट है, एनाफेज फर्स्ट एंड टीलोफेज फर्स्ट। जब ये सारी प्रोसेस हो जाती है तो हमारी क्या हो जाता है, इसमें साइटोकाइनेसिस हो जाता है इसके बाद। और साइटोकाइनेसिस में 2 सेल का फॉर्मेशन हो जाता है, क्योंकि साइटोकाइनेसिस बीच में क्या हो जाएगा,
साइटोप्लाज्म का डिवीज़न हो जाएगा एंड 2 सेल मियोसिस फर्स्ट के दौरान क्या हो जाती हैं 2 सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। फिर उन 2 सेल में क्या हो जाएगी मियोसिस सेकंड की प्रोसेस चलेगी। तो मियोसिस सेकंड की जो प्रोसेस होती है उसे भी हम 4 स्टेज में कंप्लीट करते हैं। प्रोफेज सेकंड, फिर मेटाफेज सेकंड, फिर एनाफेज सेकंड, फिर टीलोफेज सेकंड। ओके। एंड जो हमारी मियोसिस फर्स्ट की जो फर्स्ट फेज होती है प्रोफेज फर्स्ट, इसको भी हम 5 सब स्टेज में डिवाइड करते हैं। प्रोफेज को हम 5 सब स्टेज में डिवाइड करते हैं। प्रोफेज फर्स्ट को हम 5 सब स्टेज में डिवाइड करते हैं। प्रोफेज फर्स्ट, क्योंकि प्रोफेज फर्स्ट किसकी प्रोफेज थी मियोसिस फर्स्ट की। तो हमारी जो सबसे पहले जो सेल होगी वो मियोसिस फर्स्ट में इंटर करेगी एंड मियोसिस फर्स्ट की किस फेजेज में प्रोफेज फर्स्ट की। और प्रोफेज फर्स्ट को भी हमने 5 सब स्टेज में डिवाइड किया गया है। एक होता है लैप्टोटिन, एक होता है जाइगोटिन एंड एक होता है पैकेटिन और एक होता है डिप्लोटिन, एक होता है डाइकाइनेसिस। तो जो सबसे पहले जो हमारी सेल इंटर करेगी वो किस में करेगी मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट के लैप्टोटिन स्टेज में। लैप्टोटिन स्टेज में जाने से पहले हम क्या कर लेते हैं इस डायग्राम के बारे में आपको बता देते हैं कि ये एक्चुअली में ये डायग्राम क्या शो कर रहा है। ओके। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डायग्राम बना देते हैं। इसी डायग्राम को सर्किल बना देते हैं एक। ओके, ये हमारा सर्किल है। ओके, ये इसका क्या है मिड पॉइंट है। ठीक है। एंड इसको हमने कर दिया 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये होता है एम फेज। ठीक है, एम फेज। सेल डिवीजन 2 फेजेज में डिवाइड होती है, एम फेज एंड इंटरफेज। इंटरफेज को हम प्रिपरेशन फेज भी कहते हैं, एम फेज को हम एक्चुअल फेज भी कहते हैं। ठीक है। एंड जो इंटरफेज होते हैं वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होती हैं। एक होती है G1 फेज, यहाँ पे G1 फेज, एक होती है S फेज एंड G2 फेज। G1 फेज में क्या होते हैं आरएनए की सिंथेसिस होती है, एटीपी का इंक्रीज करते हैं। एंड एस फेज में जो सबसे इम्पॉर्टेंट फेज है, एस फेज में क्या होता है डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। एंड G1 फेज में क्या होता है जो सेल होती है वो पूरी तरह से तैयार हो जाती है किसमें एम फेज में जाने के लिए। तो जो सबसे पहले जो हमारी सेल आएगी वो सबसे पहले G1 फेज में आती है, फिर एस फेज में, फिर G2 फेज में, फिर जाके यहाँ पे किसमें एम फेज में। तो यहाँ पे इसको भी 2 उसमें डिवाइड किया गया है मियोसिस में। मियोसिस सेल डिवीजन को 2 इवेंट्स में डिवाइड किया गया है। ये होता है मियोसिस फर्स्ट एंड ये होता है मियोसिस सेकंड। ठीक है, ये वाला मियोसिस सेकंड एंड ये वाला मियोसिस फर्स्ट। तो G1 फेज के बाद हमारी जो सेल होती है वो मियोसिस फर्स्ट में जाती है, मियोसिस फर्स्ट में जाती है। एंड मियोसिस फर्स्ट के बाद वो क्या का इंटर करती है मियोसिस सेकंड में इंटर करती हैं। एंड जो बीच में जो मैंने स्पेस छोड़ा है ये वाला स्पेस जो छोड़ा है ये क्या होता है हमारा इंटरकाइनेसिस। इसे क्या कहते हैं इंटरकाइनेसिस। इंटरकाइनेसिस में क्या होता है हमारी जो सेंट्रियोल होते हैं वो डबल हो जाते हैं, क्योंकि उसने बाद में फिर उसने क्या करना है मियोसिस सेकंड में भी क्या करना है सेल ने डिवाइड करनी है। और उसके लिए भी उसको क्या चाहिए होते स्पिंडल फाइबर चाहिए होते हैं। और स्पिंडल फाइबर ही हमारे जो क्रोमोजोम होते हैं उन्हें सेपरेट करने का काम करते हैं। तो हमारी मियोसिस सेल डिवीजन की प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें सेल 2 बार डिवाइड करती है। एक मियोसिस फर्स्ट में करेगी, एक मियोसिस सेकंड में करेगी। तो ये डायग्राम ये वाला शो कर रहा था। ओके, ये समझ आ गया आपको। हम यहाँ पे प्रोफेज की जो फर्स्ट स्टेज है वो है लैप्टोटिन। इसकी बात कर लेते हैं कि इसमें हमारी जो सेल हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो हमारी सेल है वो प्रिपरेशन हो करके तैयार हो करके लैप्टोटिन स्टेज में पहुँच चुकी है, मतलब मियोसिस फर्स्ट की लैप्टोटिन स्टेज में। क्योंकि सबसे पहले जो सेल होगी पेरेंट सेल जो होगी उसमें सबसे पहले मियोसिस फर्स्ट की प्रोसेस चलती है। और मियोसिस फर्स्ट की जो फर्स्ट फेज है वो है प्रोफेज एंड प्रोफेज की जो फर्स्ट स्टेज है वो लैप्टोटिन। तो लैप्टोटिन में हमारी सेल क्या हो चुकी है इंटर कर चुकी है लैप्टोटिन में। ठीक है। लैप्टोटिन का जो फर्स्ट पॉइंट है वो है क्रोमोजोम फर्स्ट बिकम विजिबल एज लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। मतलब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो हमारे क्रोमोजोम है ये इसमें लैप्टोटिन में जब हमारी सेल होती है उसमें क्या होते हैं उसके अंदर जो क्रोमोजोम होते हैं वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। कैसे दिखाई देते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। मतलब यहाँ पे ये हमारी सेल है। ठीक है, ये सेल है हमारी, ये हमारा न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर क्या है हमारे क्रोमोजोम। मतलब जो डीएनए है वो खुल चुका है। पहले हमारी जो ये हमारी सेल है पहले वाली जो है जब प्रिपरेशन में थी, जब प्रिपरेशन में हमारी जो सेल थी
वो इस तरह से, ये सेल की वॉल है, ये हमारी न्यूक्लियस की वॉल है, एंड इसके अंदर क्या है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। और इसमें मैंने 2 क्यों बनाए, क्योंकि डीएनए का रेप्लिकेशन हो चुका है उसमें, ठीक है। तो रेप्लिकेशन हो करके हमारी लेप्टोटीन स्टेज में पहुंच चुकी है, क्योंकि एस फेज में क्या हो जाता है, डीएनए का रेप्लिकेशन हो जाता है। तो लेप्टोटीन स्टेज में जब तक पहुंचती है सेल, तब तक ये जो डीएनए होते हैं ये खुल जाते हैं और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं इस तरह, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि विजिबल मतलब जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हो जाते हैं क्रोमोसोम के, वो स्ट्रक्चर हमें क्या क्या मतलब लेप्टोटीन स्टेज में दिखाई देने लगते हैं। लेकिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हमें ओनली प्लांट सेल में दिखने को मिलते हैं। और जो एनिमल सेल की यदि बात करें तो उसमें जो क्रोमोसोम होते हैं हमारे, वो बुके के लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, बुके के समान स्ट्रक्चर बनाते हैं, गुलदस्ते के समान स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसे कि हमारे प्लांट सेल में जो हमारे जो क्रोमोसोम थे वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में अरेंज थे, लेकिन जो इसके एनिमल सेल के अंदर जो क्रोमोसोम होंगे वो बुके के समान होंगे। मतलब ये इस तरह से एक ही साइड हमारे क्रोमोसोम क्या होंगे, अटैच्ड होंगे। गुलदस्ते जैसे हम बहुत सारे फूलों का यदि गुच्छा एक एक साथ कर देंगे तो ये बुके के समान हमें स्ट्रक्चर दिखाई देते। तो इस तरह से हमें, यहाँ पे मैंने डायग्राम भी शो कर रखा है, ये वाला जो डायग्राम, ये एनिमल सेल के अंदर जो क्रोमोसोम इस तरह से दिखाई देते हैं, एंड जो प्लांट सेल के अंदर जो क्रोमोसोम है वो इस तरह से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं कि बुके स्टेज हमें किस सेल में एंड किस स्टेज में देखने को मिलती है। तो बुके स्टेज जो होती है वो एनिमल सेल के अंदर लेप्टोटीन स्टेज में देखने को मिलती है। ओके, यहाँ पे जो सेकंड पॉइंट है, यहाँ पे जो सेकंड पॉइंट, डीएनए शो इज कॉम्पैक्शन एंड कंटिन्यूअस, मतलब यहाँ पे डीएनए का कॉम्पैक्शन कंटिन्यूअस चलता रहता है। डीएनए कॉम्पैक्शन मतलब हो गया डीएनए का कंडेंसेशन। तो डीएनए मतलब कंडेंसेशन होकर, माना ये क्या है, पहले हमारा डीएनए ऐसा था, फिर जाके ये खुला, ये ऐसे धागे के समान क्रोमैटिन के, ये सॉरी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाया इसने, इसे भी हम क्रोमोसोम कहेंगे, क्योंकि ये आगे जाकर हमारे क्रोमोसोम ही बनाएगा आगे। तो फिर ये कंडेंस होकर धागे के समान खुल गए यहाँ पे, एंड फिर जाके ये हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन के साथ बाइंड करेगा, बाइंड करके ये किसका फॉर्मेशन करेगा, क्रोमैटिन का। तो हिस्टोन प्रोटीन जो होती है वो यूकेरियोटिक सेल्स के डीएनए के साथ बाइंड करेगा, तब जाके ये क्रोमैटिन बनाएगा। एंड जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन होती है वो प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो डीएनए होगा उनके साथ बाइंड करके क्रोमैटिन का फॉर्मेशन करेगा। फिर ये क्रोमैटिन और ज़्यादा कंडेंस हो गए, बहुत सारे क्रोमैटिन कंडेंस होते हैं, बहुत सारे क्रोमैटिन, एंड यही क्रोमैटिन आगे क्या बनाएगा, क्रोमोसोम का फॉर्म करेगा इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे समझ आ गया थर्ड पॉइंट, सॉरी सेकंड पॉइंट। एंड जो फोर्थ बुके लाइक स्ट्रक्चर, ये मैंने बता दिया, बुके स्टेज इन एनिमल सेल, एनिमल सेल के अंदर हमें क्या दिखाई देने लगते हैं, बुके स्टेज शो होती है। विजिबल अंडर लाइट माइक्रोस्कोप, यदि हम लेप्टोटीन को देखें, लेप्टोटीन स्टेज में यदि सेल को देखें तो हमें लाइट माइक्रोस्कोप, नॉर्मल माइक्रोस्कोप से ही शो होता है हमारी जो सेल होती है, उसके अंदर जो क्रोमोसोम होंगे, उनके अंदर जितने भी ऑर्गन्स होंगे वो हमें सारे लेप्टोटीन स्टेज में विजिबल होते हैं नॉर्मल माइक्रोस्कोप से। ओके, इसके बाद हमारी प्रोफेज फर्स्ट की सेकंड स्टेज है जाइगोटीन। तो देखेंगे जाइगोटीन में क्या क्या फंक्शन आने वाले हैं। इसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो है क्रोमोसोम विजिबल स्टार्ट, मतलब यहाँ पे क्या हो जाता है, क्रोमोसोम देखना स्टार्ट हो जाता है, क्रोमोसोम दिखना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। दूसरा जो पॉइंट है वो है पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है क्रोमोसोम की पेयरिंग होने लगती है। एंड किन क्रोमोसोम की पेयरिंग होगी, होमोलोगस क्रोमोसोम की। तो यहाँ पे अच्छी तरह से समझ लो आप कि यहाँ पे जो हमारे पहले लेप्टोटीन स्टेज में हमारी क्या थी, सेल थी, इसके अंदर ये क्या है, न्यूक्लियस है, इसके अंदर जो क्रोमोसोम होंगे वो ऐसे होंगे, ऐसे पड़े होंगे, मतलब इधर उधर सो होंगे, ठीक है, सिंगल क्रोमोसोम होंगे, ठीक है। मतलब ये क्रोमोसोम क्या होंगे, अलग अलग होंगे। लेकिन जब ये सेल किस में जाएगी, जाइगोटीन स्टेज में जाएगी, तो हमारी जो सेल के अंदर जो क्रोमोसोम होंगे ये क्या हो जाएंगे, पेयर में अरेंज होंगे, ये पेयर में, ये एक एक इसके साथ मतलब पेयर में, ये पेयरिंग में हो जाते हैं ऐसे में, ठीक है।
ये इसके साथ दूसरा, इसके साथ। तो होमोलोगस क्रोमोसोम का कौन क्रोमोसोम उनके साथ पेयर करेंगे, मतलब इसमें क्या कितने हैं, 46 क्रोमोसोम है, क्योंकि पहले क्या ये सिंगल है, मतलब अलग अलग है। एंड जब इन्होंने पेयरिंग की तो कितने पेयर बने, 23 पेयर बने। लेकिन पेयर आखिर होगी किन 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 के बीच, तो पेयर हमारे होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच होती है। होमोलोगस किन्हें कहेंगे, जिन क्रोमोसोम का शेप एंड साइज क्या है, सेम सेम है, बराबर है। उन्हीं उन्हीं क्रोमोसोम के बीच क्या होगा, उन्हीं क्रोमोसोम के बीच क्या होगा, पेयरिंग होगी। तो यही है कि पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच क्या हो जाएगी, पेयरिंग हो जाएगी। किस स्टेज में, जाइगोटिन स्टेज में। ओके, इसमें जो थर्ड पॉइंट है ये वाला, द प्रोसेस ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम पेयरिंग इज कॉल्ड सिनेप्सिस। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है, इम्पोर्टेंट जो टर्म यूज़ हुआ है यहाँ पे, सिनेप्सिस। सिनेप्सिस किसे कहेंगे, जब हमारे होमोलोगस क्रोमोसोम, माना ये क्या है, ये हमारा ये हमारा क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम है। मैं यहाँ पे क्रोमैटिड नहीं दर्शा रही, ये मैंने क्रोमैटिड ही बना रखे हैं, ठीक है, ये क्रोमैटिड। यदि ये क्रोमोसोम और इसके साथ जो इसका जो होमोलोगस क्रोमोसोम है, इसने क्या कर दिया, इसके साथ पेयरिंग कर लिया, इसके साथ क्या कर दिया, पेयरिंग कर दिया। तो इसी पेयरिंग की जो प्रोसेस होती है, इसी को हम क्या कहते हैं, सिनेप्सिस कहते हैं। मतलब कि जब होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में आकर के पेयरिंग की फॉर्म में हो जाते हैं, पेयर कर लेते हैं आपस में, तो उसी उसी प्रोसेस को हम, पेयरिंग की प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, सिनेप्सिस कहते हैं। ठीक, अब यहाँ पे जो फोर्थ पॉइंट है वो है सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेक्स प्लेस बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम। मतलब जो होमोलोगस क्रोमोसोम, ये जो शब्द आया यहाँ पे सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स, जो होमोलोगस क्रोमोसोम को साथ साथ लाने का काम करता है, उसे हम क्या कहते हैं, सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स क्या होता है, एक तरह का केमिकल्स होता है जो कि प्रोटीन्स का बना होता है। एंड यही क्या करता है, होमोलोगस क्रोमोसोम को आपस में लाता है। माना पहले हमारा क्रोमोसोम, पहले सिंगल क्रोमोसोम ये था, इधर था, एंड दूसरा जो इसका जो होमोलोगस क्रोमोसोम था, ये इधर साइड था कहीं, ठीक है। इसका जो शेप एंड साइज, इन दोनों का शेप एंड साइज क्या है, समान है। इनको साथ साथ लाने में किसने इनको साथ साथ लाने में कौन कार्य करेगा, कौन हेल्प करेगा, वो करेगा सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स, या क्या होता है, केमिकल्स होता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ओके, एंड जो यहाँ पे लास्ट पॉइंट है वो, एट दिस स्टेज क्रोमोसोम आर रिपेयर्ड एज बाईवैलेंट स्ट्रक्चर। मतलब इसमें क्या होता है, हमें बाईवैलेंट स्ट्रक्चर रिपेयर्ड हो जाते हैं, दिख जाते हैं या बन जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बाईवैलेंट किसे कहेंगे, जब हमारे होमोलोगस क्रोमोसोम क्या करते हैं, आपस में पेयरिंग कर देते हैं। ये इन्होंने क्या कर लिया, पेयरिंग कर लिया। एंड इसमें जो बीच में बना रखा मैंने, ये सिनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स है। इसी की वजह से, इसी केमिकल्स की वजह से ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम साथ साथ आए, और इसी सिनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स की वजह से ये आपस में बने हुए हैं, चिपके हुए हैं, ठीक है। तो इसको बाईवैलेंट स्ट्रक्चर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं इसको बाईवैलेंट स्ट्रक्चर, कि एक क्रोमोसोम ये है और एक क्रोमोसोम ये है, क्योंकि इसमें दो क्रोमोसोम क्या करते हैं, पेयरिंग करने में पार्टिसिपेट करते हैं, और इसी को हम क्या करते हैं, बाईवैलेंट स्ट्रक्चर या बाईवैलेंट कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, ठीक है। एंड इसी को हम क्या कहते हैं, टेट्राड भी कहते हैं। इसी स्ट्रक्चर को हम टेट्राड भी कहते हैं। टेट्राड क्यों कहते हैं, टेट्राड इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें कितनी क्रोमैटिड है, 4 क्रोमैटिड है, एक क्रोमैटिड, दो क्रोमैटिड, 3, 4, तो 4 क्रोमैटिड इसमें प्रेजेंस है। इसी को हम क्या बोलते हैं, टेट्राड भी कहते हैं। तो इसमें बाईवैलेंट एंड टेट्राड स्ट्रक्चर बन जाते हैं, किसमें, जाइगोटिन में। एंड इसमें एक क्वेश्चन आता है कि जो जाइगोटिन एंड जाइगोटिन में जो, मतलब यहाँ पे हम क्वेश्चन कह सकते हैं कि जो बाईवैलेंट एंड जो टेट्राड जो स्ट्रक्चर होते हैं, वो हमें किस स्टेज में शो होते हैं, दिखाई देते हैं, वो दिखाई देते हैं जाइगोटिन। लेकिन ये क्लियरली रूप से किस स्टेज में दिखाई देते हैं, तो क्लियरली रूप से ये दिखाई देते हैं, इसकी अगली स्टेज जो होती है पैकेटिन, उसमें क्या हो जाते हैं, ये क्लियरली रूप से दिखते हैं, ठीक है। सो आप यहाँ पे जाइगोटिन का स्ट्रक्चर देख सकते हैं। यहाँ पे आप जाइगोटिन स्ट्रक्चर,
यहाँ पे आप जाइगोटिन का स्ट्रक्चर देख सकते हैं। यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, जो ये पहले अलग क्रोमोसोम था और ये दोनों अलग क्रोमोसोम थे, एंड इनको जो साथ साथ लाने का काम किया वो किसने किया, सिनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स ने, और इन दोनों ने क्या कर दिया, आपस में पेयरिंग कर दिए यहाँ पे। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं जाइगोटिन स्टेज। ओके, एंड इसमें आपको टेट्राड भी शो हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, सिस्टर क्रोमैटिड, यदि एक ही क्रोमोसोम में दो क्रोमैटिड है उन्हें हम सिस्टर क्रोमैटिड कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये टेट्राड भी शो हो रहा है। टेट्राड इसलिए कहेंगे क्योंकि इसमें 4 क्रोमैटिड है, इसको टेट्राड स्ट्रक्चर भी कहते हैं। और बाईवैलेंट क्यों कहेंगे, क्योंकि इसके अंदर इसमें क्या होते हैं, जो पेयर कर रहे हैं क्रोमोसोम, तो 2 क्रोमोसोम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं, बाईवैलेंट कहते हैं। ठीक, अब हम यहाँ पे प्रोफेज की थर्ड जो स्टेज है वो है पैकेटिन। इसमें क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं, तो इसका जो फर्स्ट पॉइंट है ये है विजिबल एंड टेट्राड क्लियरली विजिबल इन स्टेज, बाईवैलेंट एंड टेट्राड क्लियरली विजिबल इन स्टेज। मतलब इस स्टेज में क्या होते हैं, बाईवैलेंट एंड टेट्राड क्या हो जाते हैं, क्लियरली रूप से विजिबल हो जाते हैं, हमें दिखाई देने लगते हैं, किसमें, पैकेटिन में। लेकिन यदि सिंपल क्वेश्चन पूछा गया कि जो हमारा बाईवैलेंट एंड टेट्राड है वो किस में दिखाई देता है, वो जाइगोटिन में दिखाई देता है, लेकिन क्लियरली रूप से दिखाई देते हैं किसमें, पैकेटिन में। ओके, सेकंड पॉइंट जो इसका है वो क्या है, क्रॉसिंग ओवर स्टार्ट बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम। सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है इसमें। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो हमारे होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं, ये इन्होंने पहले क्या किया, इन दोनों ने पहले पेयरिंग की। ठीक है, ये इन्होंने पेयरिंग कर ली थी, किसमें, जाइगोटिन में पेयरिंग कर ली थी। लेकिन जब ये किस में, ये जो सेल, ये बाहर से ये न्यूक्लियस है एंड इसके बाहर से क्या है, सेल है। ठीक है, जब ये सेल किस में पहुंच जाती है हमारी, जब ये सेल हमारी पैकेटिन स्टेज में पहुंच जाती है, तभी इन दोनों क्रोमोसोम के बीच में, होमोलोगस क्रोमोसोम भी बोल सकते हैं। ठीक है, इन दोनों क्रोमोसोम के बीच में क्या हो जाता है, क्रॉसिंग ओवर हो जाता है। इस तरह से क्रॉसिंग ओवर, मतलब इसकी जो क्रोमैटिड है ये दोनों क्या करती है, क्रॉसिंग ओवर करती है। मतलब यहाँ पे क्या है, तो मैंने यहाँ पे डायग्राम बना दिया है। तो ये देखो यहाँ पे ये किस स्टेज में है हमारी, ये हमारी है जाइगोटिन स्टेज में। क्योंकि जाइगोटिन स्टेज में क्या होता है कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं वो क्या करते हैं, पेयरिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे समझने वाली बात है नॉन सिस्टर क्रोमैटिड एंड सिस्टर क्रोमैटिड। क्योंकि जो यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होगी वो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच होगी। तो सबसे पहले समझे कि सिस्टर क्रोमैटिड क्या होती है एंड नॉन सिस्टर क्रोमैटिड क्या होती है। एक ही क्रोमोसोम पे जो लगी होती है क्रोमैटिड होती है उन्हें सिस्टर क्रोमैटिड कहते हैं। मतलब ये क्रोमैटिड एक क्रोमैटिड ये है, एक क्रोमैटिड ये है, तो इन्हें क्या कहते हैं, सिस्टर क्रोमैटिड। मतलब ये आपस में क्या है, बहनें हैं। ठीक है, आप समझ सकते हैं यहाँ पे। तो इन्हें क्या कहेंगे, सिस्टर क्रोमैटिड। एंड इन दोनों को भी सिस्टर क्रोमैटिड कहेंगे, इन दोनों को भी सिस्टर क्रोमैटिड कहेंगे, इन दोनों को भी सिस्टर क्रोमैटिड कहेंगे, इन दोनों को भी सिस्टर क्रोमैटिड कहेंगे। लेकिन इसमें बोल क्या रहा है कि जो क्रॉसिंग ओवर होता है वो किसके बीच होता है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। तो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड किन्हें कहेंगे, एक क्रोमोसोम का एक क्रोमैटिड एंड दूसरे क्रोमोसोम का दूसरा क्रोमैटिड जो होगा उन दोनों को हम नॉन सिस्टर क्रोमैटिड कहेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें पैकेटिन स्टेज में देख सकते हैं आप, इसको आप पैकेटिन स्टेज में देख सकते हैं। ठीक है, कि इसमें क्या हो रहा है कि एक क्रोमोसोम का एक क्रोमैटिड एंड एक क्रोमोसोम का एक क्रोमैटिड क्या कर रहे हैं, आपस में क्रॉसिंग ओवर कर रहे हैं। तो इन्हीं को हम क्या कहेंगे, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं इस क्रोमोसोम का ये वाली क्रोमैटिड एंड इस वाली क्रोमोसोम का ये वाली क्रोमैटिड क्या कर रही है आपस, इन दोनों को क्या कहेंगे, हम इन दोनों को क्या कहेंगे, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड कहेंगे। और नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ही यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्रॉसिंग ओवर कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। ओके, तो यहाँ पे क्या है, जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं उनके नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच में क्या हो जाती है, क्रॉसिंग ओवर हो जाती है। ओके,
थर्ड जो पॉइंट है वो है फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल्स ड्यू टू हुच जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज टेक्स प्लेस। तो सबसे पहले समझे कि रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल्स किसे कहेंगे। तो रिकॉम्बिनेशन जब क्रॉसिंग ओवर होती है दो क्रोमोजोम के बीच, जब होमोलोगस क्रोमोजोम के बीच क्रॉसिंग ओवर होती है, जब क्रॉसिंग ओवर होती है, माना इसने क्या कर दिया, इस वाली क्रोमेटिड से क्या कर दिया, क्रॉसिंग ओवर कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होती है, एक क्रोमोजोम का एक क्रोमेटिड एंड इस क्रोमोजोम का एक क्रोमेटिड क्या करते हैं, आपस में क्या करते हैं, क्रॉसिंग ओवर कर देते हैं। यहाँ पे क्रॉस के समान स्ट्रक्चर बना देते हैं, इसी को हम क्रॉसिंग ओवर कर देते हैं, ठीक कहते हैं, ठीक है। तो जिस स्टेज में, जिस पोजिशन में, जिस स्थान पे क्या हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर हो रही है, उसी को हम क्या कहते हैं, रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल्स। क्या कहते हैं, रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल्स, ठीक है। यहाँ पे समझ आ गया, जिस स्थान पे नॉन सिस्टर क्रोमेटिड आपस में क्रॉसिंग ओवर करती है उसी को हम रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल्स कहते हैं। एंड इसके बीच में अभी भी क्या है, हमारा सिनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इन दोनों को क्लोज लाने का काम वही कर रहे हैं एंड आपस में बनाने का काम भी वही कर रहे हैं, ओके। एंड जब इसमें रिकॉम्बिनेशनल नॉड्यूल्स बन जाते हैं तो इसमें क्या हो जाता है, जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो जाते हैं। मतलब इसका मतलब ये है, जब इसमें क्या होता है, माना ये क्या है, यहाँ पे इसके अंदर क्या होते हैं, डीएनए होते हैं, क्रोमोजोम के अंदर जो होते हैं वो डीएनए, क्योंकि क्रोमोजोम जो बना रहता है वो डीएनए का बना रहता है। तो डीएनए में क्या होते हैं, जीन होते हैं। तो अलग अलग जीन क्या करते हैं, अलग अलग कैरेक्टर को डिसाइड करते हैं। माना यहाँ पे हेयर का जीन है, ठीक है, यहाँ पे भी इसी क्रोमेटिड का, इसमें यदि क्रोमोजोम में दो क्रोमेटिड है तो उसका दूसरा क्रोमेटिड जो होगा उस पोजीशन में भी क्या होगा, हेयर का जीन होगा। तो इस क्रोमेटिड में यदि हेयर का जीन है इस पोजीशन में, तो इस पोजीशन में भी क्या है, हेयर का जीन होगा। इसमें यदि स्किन का जीन है एंड यहाँ पे भी क्या होगा, स्किन का जीन है। लेकिन जो दूसरा क्रोमोजोम होगा उसमें अलग ही जीन होगा, ठीक है। तो इसमें अलग जीन होगा एंड इसका जो, इसमें जो जीन होगा वो इसमें होगा एंड इसमें भी अलग जीन होगा, इसमें जो जीन होगा इसमें होगा। अगर ये दोनों क्या कर रहे हैं, रिकॉम्बिनेशन, जब क्रॉसिंग ओवर कर रहे हैं, रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल्स कर रहे हैं, तो इसमें क्या हो जाता है, इनके जो क्रोमेटिड हो जाते हैं ये एक्सचेंज हो जाते हैं। इसका क्रोमेटिड का आधा हिस्सा इसमें लग जाता है, इस वाले क्रोमोजोम के क्रोमेटिड में लग जाते हैं एंड इस वाले क्रोमेटिड का जो ये वाला हिस्सा है ये इस वाले क्रोमेटिड में लग जाते हैं। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे जो यहाँ पे स्किन का कलर था, स्किन का कलर का जीन जो था वो इस वाले क्रोमोजोम में चला गया एंड जो इस वाले क्रोमोजोम का जो जीन था इस वाले क्रोमोजोम में आ गए। तो इसी को हम क्या कहेंगे, जेनेटिक मटेरियल क्या हो जाते हैं, एक्सचेंज हो जाते हैं, ओके। तो यहाँ पे आप डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे ये हमारे क्या है, होमोलोगस क्रोमोजोम है ये दोनों एंड ये है, ये जो यहाँ पे ये सिस्टर क्रोमेटिड है एंड जो ये दोनों है ये क्या है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, ठीक है। जब ये क्या कर रहे हैं, रिकॉम्बिनेशन शो कर रहे हैं, कब, जब इसमें क्रॉसिंग ओवर हो रही है। तो देखो इसका जो रेड कलर का जो क्रोमेटिड है वो इस वाले क्रोमेटिड में आ गए, इस वाले क्रोमोजोम में आ गए, सॉरी इस वाले क्रोमोजोम में आ गई ये रेड वाला पार्ट एंड जो इसका जो ब्लू वाला पार्ट है वो इस वाले क्रोमोजोम में ट्रांसफ़र हो गए। तो इसी को हम क्या कहते हैं, जेनेटिक मटेरियल क्या हो जाएगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। एंड जिस पोजीशन में ये क्या कर रहे हैं, क्रॉसिंग ओवर कर रहे हैं, तो उसी को हम क्या कहेंगे, रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल्स। एंड इसको क्या कहते हैं, रिकॉम्बिनेशन जेनेटिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे रहा है कि यहाँ पे क्या हो गया, जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो गया, ओके। अब हम प्रोफेज की डिप्लोटिन स्टेज की बात कर लेते हैं, जो इसकी फोर्थ स्टेज है। तो इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है वो है क्रोमोजोम कंडेंसेशन। क्रोमोजोम कंडेंसेशन कंटिन्यूस, मतलब इसमें क्रोमोजोम का कंडेंसेशन अभी भी हो ही रहा है। अभी क्रोमोजोम क्या हो रहा है, मतलब जो डीएनए वो कंडेंसेशन हो ही रहा है कंटिन्यूस इसमें, मतलब और ज़्यादा क्या हो रहा है, ये जो क्रोमोजोम है और ज़्यादा कंडेंस हो रहा है। फिर जाके अच्छी तरह से कहाँ दिखेगा, हमारा मेटाफेज में दिखेगा, ठीक है। जो पूरी पूरी तरह से, जो अच्छी तरह से जो हमारा क्रोमोजोम दिखता है, जिस स्टेज में वो रहता है, तो वो वाली स्टेज जो दिखती है वो हमें किस में दिखती है, मेटाफेज में। तो इसमें क्रोमोजोम का कंडेंसेशन अभी भी हो ही रहा, बन ही रहा है, ठीक है। डिसॉल्व ऑफ सिनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स leaves the chromosome attached to on another is at specific point by accept structure called chiasmata। मतलब इसमें क्या होता है कि इसके अंदर
इसमें जो मतलब यहाँ पे जो हमारा होमोलोगस क्रोमोसोम ने जब ये क्या क्या किया था, पेयरिंग की थी, एंड जब उन्होंने रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल्स भी शो कर दिया था, तो इसके इसके बीच में जो इनको आपस में जोड़े रख रहा था कौन, सिनेप्टेनोमल कॉम्प्लेक्स, ये क्या हो जाता है, ख़त्म होने लगता है, डिसॉल्व होने लगता है। फिर जाके स्ट्रक्चर किस फॉर्म में लगता है, इस तो ये स्ट्रक्चर इस फॉर्म से इस फॉर्म में आ जाता है। मतलब इसमें जो अंदर जो सिनेप्टेनोमल कॉम्प्लेक्स था, ये क्या हो जाए, ये क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, डिज़ोल्व हो जाएगा पूरी तरह से। एंड जो यहाँ पे जो क्रॉसिंग होगी, अब इसको क्या कहेंगे हम, इसे क्या कहेंगे हम, इसे कहेंगे कैज़मेटा, इसे क्या कहेंगे, कैज़मेटा। तो इसमें जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है डिप्लोटीन में कैज़मेटा का फॉर्मेशन हो जाता है। कैज़मेटा कब कहेंगे, जब यहाँ पे क्या हो जाता है, सिनेप्टेनोमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व हो जाता है, एंड यहाँ पे एक्स सेव्ड, यहाँ पे एक्स सेव्ड का स्ट्रक्चर बन जाता है, एक्स सेव्ड का, इसी को हम बोलते हैं कैज़मेटा। ओके। जो थर्ड पॉइंट है वो है इन मेमल्स एग अरेस्टेड इन डिप्लोटीन। इसका मीनिंग ये है कि जब फीमेल मदर के जब एम्ब्रियो स्टेज में रहती है, जब फीमेल क्या होती है अपने मदर की एम्ब्रियो स्टेज में रहती है, तो उसमें क्या हो जाता है, उगोनियम की जो प्रोसेस, उगोनियम में जो ओवम बनाने की जो प्रोसेस है वहाँ से शुरू हो जाती है, मियोसिस फर्स्ट शुरू हो जाती है। एंड जब मियोसिस फर्स्ट की प्रोफेज की डिप्लोटीन स्टेज आती है, तो वहाँ पे वो क्या हो जाती है, रुक जाती है, वहाँ पे अरेस्ट हो जाती है। एंड कब शुरू होगी, फिर जब फीमेल क्या हो जाएगी, मतलब उसका वर्थ हो जाएगा, फिर जाके जब प्यूबर्टी आएगी 13 ईयर के बाद, तब जाके वो डिप्लोटीन की जो आगे की प्रोसेस है वो सारी क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। तो इसका मतलब यही है कि जितनी भी मैमल्स में फीमेल होती है, जब वो एम्ब्रियो स्टेज में होती है, तब उसमें क्या हो जाता है, मियोसिस फर्स्ट की डिवीज़न शुरू हो जाती है, ओवम बनाने की जो सेल डिवाइड करते उस वो शुरू हो जाती है, उगोनियम सेल डिवाइड करना शुरू हो जाती है, उसमें मियोसिस फर्स्ट डिवीज़न चलता है। तो वो जब मियोसिस फर्स्ट डिवीज़न चलते हैं, तो वो डिप्लोटीन में आकर के रुक जाती है, एंड तब फिर कहाँ कब स्टार्ट होती है, जब उसको प्यूबर्टी आती है 13 ईयर के बाद, ठीक है, तब जाके मियोसिस फर्स्ट की स्टेज आगे शुरू होती है। ओके, इसका मीनिंग ये था यहाँ पे। एंड इसमें जो फोर्थ पॉइंट है वो है सेंट्रियोल स्टार्ट मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। मतलब इसमें जो सेंट्रियोल होते हैं, वो क्या करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर जाते हैं। तो ये जो सेंट्रियोल है, ये इसका रेप्लिकेशन किस में हो गया था, एस फेज में हो गया था, दो सेंट्रियोल बन गए थे, दो सेंट्रोजोम भी कहते हैं इन्हें, सेंट्रोजोम भी कहते हैं, दो सेंट्रोजोम बन गए थे, किसमें रेप्लिकेशन हुआ था, किसमें, एस फेज में, प्रिपरेशन फेज के एस फेज में। और यहाँ क्या हो जाता है, जब ये डिप्लोटीन स्टेज में आती है सेल, तो ये काम मूव मतलब अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट, एक ऊपर जाएगा एक नीचे आएगा, तो स्टार्ट हो जाते अपोजिट डायरेक्शन में जाना। ओके। एंड जो यहाँ पे लास्ट पॉइंट है वो है न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियस डिसअपियर स्टार्ट। मतलब यहाँ पे जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, और न्यूक्लियोलस होता है। न्यूक्लियोलस को मैंने अच्छी तरह से जो पार्ट 2 था माइटोसिस वाला जो सेल डिवीज़न था, उसमें मैंने अच्छी तरह से बता रखा कि न्यूक्लियोलस क्या होता है, ठीक है। तो इसमें न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाते हैं, डिसअपियर स्टार्ट होने लगते हैं, ठीक है। सो आप इस वाले स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, ये वाला स्ट्रक्चर, इसमें कैज़मेटा का फॉर्मेशन हो जाता है यहाँ पे, जहाँ पे वो एक्स शेप्ड का स्ट्रक्चर बनाते हैं क्रॉसिंग ओवर की तरह। एंड जो बीच का जो ये जो सिनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स था, ये गायब हो चुका है, एंड जो हमारी क्रोमोजोम होमोलोगस क्रोमोजोम है, ये दूर दूर जाने लगते हैं, ठीक है। तो ये सारी जो फंक्शन होते हैं ये डिप्लोटीन स्टेज में होते हैं सेल के अंदर, ठीक। अगली जो स्टेज है वो हमारी है प्रोफेज फर्स्ट की डाइकाइनेसिस, लास्ट स्टेज। तो इसमें क्या 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 सेल फंक्शन करेगी, जो इसका फर्स्ट पॉइंट है वो है क्रोमोजोम स्टेंस मैक्सिमम कंडेंसेशन। मतलब यहाँ पे क्या हो जाता है, क्रोमोजोम का मैक्सिमम कंडेंसेशन हो जाता है। मतलब ये अच्छी तरह से अब विजिबल होने वाला है किस फेज में, क्योंकि प्रोफेज फर्स्ट के बाद कौन सी फेज आने वाली है, मेटाफेज। प्रोफेज की डाइकाइनेसिस ये फिफ्थ वाली स्टेज है इसकी। तो फिफ्थ वाली स्टेज जब कंप्लीट हो जाएगी, फिर अब क्या आने वाला है, मेटाफेज। तो मेटाफेज में क्या हो जाता है, क्रोमोसोम अच्छी तरह से विजिबल हो जाता है। तो इसीलिए इसमें कह रहा है कि जो डाइकाइनेसिस की जो स्टेज होती है प्रोफेज फर्स्ट की, उसमें जो सेल के अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं, ये मतलब मैक्सिमम रूप से कंडेंसेशन हो जाते हैं, ठीक है।
एंड इसका जो सेकंड पॉइंट है वो है कैज़मेटा मूव्स टुवर्ड द एंड ऑफ क्रोमोजोम। मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो कैज़मेटा होते हैं वो क्रोमोजोम के एंड वाले पॉइंट में चले जाते हैं, जहाँ पे ये क्रॉस ओवर कर रहा था, क्रॉस ओवर हो रही थी यहाँ पे, ठीक है। एंड यहाँ पे हमारा सिनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स भी डिसॉल्व हो गया है। तो यहाँ पे जो हमारी जो ये क्रॉसिंग जो एक्स शेप्ड का स्ट्रक्चर बना रहा, पहले इस यहाँ पे बन रहा था, फिर जाके ये कैज़मेटा, तो यहाँ पे हम कैज़मेटा कह रहे थे पीछे, ठीक है। तो यहाँ पे जो कैज़मेटा है ये लास्ट वाले एंड वाले पॉइंट में चले जाते हैं। तो ये इसमें ये कह रहे हैं कि जो डायकाइनेसिस में क्या होता है, कैज़मेटा का जो एक्स शेप्ड वाला स्ट्रक्चर होता है उस वो मतलब जो कैज़मेटा का जो फॉर्मेशन होता है किसमें, डिप्लोटीन में। तो यहाँ पे जब डाइकाइनेसिस में आती है तो ये जो कैज़मेटा का था, मतलब पहले यहाँ पे कैसे था, मतलब जो डिप्लोटीन में जो कैज़मेटा था वो थोड़ा सी कहाँ था, ऊपर था, जिसमें पूरा का पूरा एक्स शेप्ड का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा था, इस तरह से यहाँ पे एक्स शेप्ड का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा था। लेकिन जब ये सेल किस में आती है, डाइकाइनेसिस में आती है, तो ये कैज़मेटा का जो जहाँ पे फॉर्मेशन हुआ था वो लास्ट एंड तक पहुँच जाता है, मतलब वहाँ पे लास्ट एंड तक। तो इसमें ये कह रहे हैं, ठीक है। एंड इसमें जो थ्री पॉइंट है वो है एट द एंड ऑफ डाइकाइनेसिस माइटोटिक स्पिंडल इज असेंबल्ड एंड क्रोमोसोम आर रेडी टू बी सेपरेटेड। मतलब इसमें क्या हो जाता है, माइटोटिक स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होने लगता है। माइटोटिक स्पिंडल फाइबर, क्योंकि स्पिंडल फाइबर ही किस में लगेंगे, सेंट्रोजोम में लगेंगे। एंड सेंट्रोजोम में जब स्पिंडल फाइबर लगेंगे एंड ये किस में फंक्शन करते हैं, क्रोमोसोम को सेपरेट करने में, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में ले जाने में। तो आपको यदि इसमें इसके बारे में पढ़ना है तो मैंने माइटोसिस डिवीजन में पूरी अच्छी तरह से समझा रखा है इसको। फोर्थ जो पॉइंट है वो है गोल्जी बॉडी डिसअपियर। इसमें जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है, ये सारे डिसअपियर होने लगते हैं, ठीक है। डाइकाइनेसिस एंड जो इसका लास्ट पॉइंट है वो है डाइकाइनेसिस एंड्स विद द डिसअपियर ऑफ द न्यूक्लियोलस, द ब्रेकडाउन ऑफ द न्यूक्लियर एनवलप एंड द मूवमेंट ऑफ द टेट्राड टू द मेटाफेज प्लेट। मतलब इसमें क्या होता है कि जो न्यूक्लियर एनवलप रहता है, न्यूक्लियर एनवलप क्या किसे कहते हैं, जो न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन रहती है वो 3 लेयर से मिलकर बनी रहती है। तो उन्हीं 3 लेयर को मिलाकर एक न्यूक्लियर एनवलप कहते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियर एनवलप इसमें डिसअपेयर हो जाता है, न्यूक्लियोलस डिसअपेयर हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है। एंड टेट्राड वो जो टेट्राड होते हैं, टेट्राड किसे कहेंगे, इसे क्या कहते हैं, टेट्राड, क्योंकि इसमें क्या है, 4 क्रोमेटिड है, इसीलिए इसे वो टेट्राड कहते हैं। तो इसमें ये क्या करता है, सेंटर की ओर मूव करने लगता है, मतलब मेटाफेज प्लेट की ओर। मतलब बीच में क्या होती है, जो सेल के बीच में होती है मेटाफेज प्लेट होती है, ठीक है। तो मेटाफेज प्लेट की ओर ये जो क्रोमोजोम, होमोलोगस क्रोमोजोम होते हैं, ये उसकी तरफ मूव करने लग जाते हैं, ओके। एंड हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो हमारी प्रोफेज फर्स्ट में जो क्रोमोजोम है वो इस तरह से अरेंज हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे सेंट्रोजोम भी बन चुके हैं, मतलब सेंट्रोजोम क्या हो जाते हैं, अपोजिट पोल्स में पूरी तरह से लग जाते हैं, किस में, मेटाफेज में। लेकिन जो डाइकाइनेसिस में क्या होता है, सेंट्रोजोम अपोजिट डायरेक्शन में जाना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे इस तरह से कुछ हमारे इंटरफेस देखने को मिलता है, किसमें, प्रोफेज फर्स्ट के अंदर। जितनी भी हमारी फेजेस हुई उसमें स्टेज हुई प्रोफेज फर्स्ट में। तो अगली जो फेज़ है वो है मेटाफेज। प्रोफेज के बाद कौन सी फेज़ आती है, मेटाफेज। सो उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं आप। सो इसका जो मेटाफेज में हमारी सेल इंटर कर चुकी हैं, इसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो है 1 पेयर ऑफ क्रोमोजोम हैव 2 स्पिंडल फाइबर एंड 1 पेयर ऑफ क्रोमोजोम 2 काइनेटोकोर्स, ओके। इसका मीनिंग ये है कि एक पेयर ऑफ क्रोमोजोम पर दो स्पिंडल फाइबर लगे होते हैं एंड एक पेयर ऑफ क्रोमोजोम पर 2 काइनेटोकोर्स लगे होते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे डायग्राम के थ्रू समझाते हैं आपको। ये हमारी क्या है, सेल है, ठीक है। ये माना बात हमारी यहाँ पे क्या है, होमोलोगस क्रोमोजोम पेयर हो चुके हैं, ठीक। यहाँ पे इनका पेयरिंग हो चुकी है, क्रॉसिंग ओवर हो चुकी है, मतलब, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये सेंट्रोजोम है, ठीक है। यहाँ पे भी सेंट्रोजोम है, ओके।
इसमें जो इसके ऊपर से यहाँ पे काइनेटोकोर्स होगा, क्योंकि काइनेटोकोर्स में ही हमारा क्या होगा, स्पिंडल फाइबर क्या करेगा, अटैक करेगा। एंड इसके ऊपर से काइनेटोकोर्स होगा। पहले क्या होता था, जैसे माइटोसिस डिवीजन में जब देख रहे थे हम जब, तो इसमें ए क्रोमोसोम था, ठीक है, ए क्रोमोसोम था, एक काइनेटोकोर यहाँ से था, एक काइनेटोकोर यहाँ से था। तो यहाँ से क्या हो रहा था, स्पिंडल फाइबर अटैच्ड हो रहे, मतलब एक क्रोमोसोम पर 2 काइनेटोकोर एंड 2 स्पिंडल फाइबर। लेकिन मेटाफेज जो फर्स्ट होती है उसमें क्या होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर, मतलब इसमें जो क्रोमोसोम होते हैं वो पेयर में होते हैं। इसलिए यहाँ पे क्या होते हैं, एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम पर 2 काइनेटोकोर एंड एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम पर 2 स्पिंडल फाइबर अटैच्ड होते हैं। तो यहाँ से ये स्पिंडल फाइबर किस में रहते हैं, सेंट्रोजोम पर अटैच्ड होते हैं। तो यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से स्पिंडल फाइबर आ गया, यहाँ से भी स्पिंडल फाइबर। अब ये क्या करेगा, इन्हें सेपरेट करेगा। ये वाला स्पिंडल फाइबर अपनी ओर खींचेगा एंड ये वाला स्पिंडल फाइबर अपनी ओर खींचेगा। तो जो स्पिंडल फाइबर अरेंज होते हैं, ये किस में होते हैं, काइनेटोकोर पर लगे होते हैं, काइनेटोकोर, क्रोमोसोम के काइनेटोकोर पर। सेंट्रियोल के बाहर से कुछ और स्पेस होता है जिसे हम काइनेटोकोर्स कहते हैं, एंड काइनेटोकोर्स पर हमारे स्पिंडल फाइबर लगे होते हैं। ओके, एंड यहाँ पे जो थर्ड पॉइंट है वो है डबल मेटाफेजिक प्लेट। यहाँ पे 2 मेटाफेजिक प्लेट बन जाती है, क्योंकि जब हम माइटोसिस डिवीजन के बारे में डिस्कस कर रहे थे, उसकी मेटाफेज के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें एक ही मेटाफेजिक प्लेट बन रही है। तो इसमें 2 क्रोमोसोम पेयर में है, 2 क्रोमोसोम पेयर में है, तो इसमें 2 मेटाफेजिक प्लेट बन जाती है बीच में। ओके, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो मेटाफेज में जो कुछ डायग्राम दिखता है वो इस तरह से शो होता है हमें। यहाँ पे सेंट्रोजोम है, इसमें जो स्पिंडल फाइबर लगे हो, इसमें काइनेटोकोर्स में अटैच्ड है, क्रोमोजोम के काइनेटोकोर्स में। एंड इसमें एक पेयर ऑफ क्रोमोजोम में 2 काइनेटोकोर्स है, एक इधर से है, एक इधर से है। बीच में यहाँ पे क्या हो चुकी है, क्रॉसिंग ओवर हो चुकी है, अभी भी ये क्या है, मिले हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ से भी एक काइनेटोकोर्स है, एक तो यहाँ पे मैंने ओनली 2 पेयर ऑफ क्रोमोजोम, इसी तरह हमारे 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। तो 2 क्रोमोसोम मैंने यहाँ पे दिखा रखे हैं, एंड 2 मतलब जो 21 क्रोमोसोम जो बचे हैं वो इसी तरह से क्या होंगे, अरेंज होंगे। मतलब इसमें से और काइनेटोकोर्स होंगे, यहाँ पे सेंट्रोजोम एक ही होगा, ठीक है। काइनेटोकोर्स अलग अलग उसमें लगे होंगे, यहाँ से भी और स्पिंडल फाइबर होंगे, और स्पिंडल फाइबर अलग अलग क्रोमोसोम के पेयर में अटैच्ड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे समझ में आ गया आपको। अब जो हमारी सेल इंटर करेगी मेटाफेज के बाद कौन सी फेज आती है, एनाफेज। तो जो एनाफेज में जितने भी फंक्शन होंगे, एनाफेज के बाद टीलोफेज, फिर टीलोफेज जब ख़त्म हो जाएगी फिर जाके हमारी मियोसिस सेकंड शुरू होगी। एंड मियोसिस सेकंड में क्या आगे, सबसे पहले प्रोफेज सेकंड, फिर मेटाफेज सेकंड, फिर एनाफेज फिर सेकंड, फिर टीलोफेज सेकंड। तो इन सब के बारे में हम डिस्कस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, सो यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपके पास सबसे पहले हमारी नोटिफिकेशन की वीडियो पहुंच जाएगी। ओके, सो थैंक्स वॉच फॉर वीडियो।